तो इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ कि इसको अगर रिपीट किया जाए तो जस्ट सिंपल हमें एक चीज का इजाफा करना है, वो अपनी बुक्स में भी आप लिख सकते हैं। वो ये कि जब इस तरह का सिनेरियो आ जाए कि आपने 3 सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ करना है, और जो फोर्थ है जिसको आपने डिस्कार्ड करना है, जिसको आपने डिलीट करना है, अगर उसके साथ 0 या जस्ट 5 ना हो, कोई नॉन जीरो नंबर हो डेफिनेटली, जैसे कि उन्होंने बात की थी, तो देन डेफिनेटली हमने इसको राउंड अप करना पड़ता है। ठीक है, तो दैट इज डेफिनेटली गोज टू 56.9 इस रूल के तहत। ठीक है, एक्चुअली जो डबल राउंडिंग का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप ऐसे करो कि फॉर एग्जांपल इसी को देख लो, तो आप ये देखो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता 7, तो आप 7 से पहले 5 को राउंड करते तो इसको 6 कर लेते, 6 से फिर इसको राउंड करते तो 9 कर लेते। ये जो डबल एंड ट्रिपल राउंडिंग है, दैट इज इनसेन, दैट इज रॉन्ग, तो ऐसा नहीं करना। तो ये 5 के केस में है ऐसा, जो कि नेक्स्ट नंबर को भी हमें देखना पड़ता है, अदरवाइज बाकी जो है वो रूल सेम है। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पर्सियन एंड एक्यूरेसी। अब पर्सियन एक्यूरेसी की तरफ जाने से पहले मैं आपको वही लेमैन एग्जांपल, सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। एक साइड पे आपके पास आंट चींटी है, ठीक है, और चींटी जो है बेचारी कितने के कदम ले सकती है, छोटे छोटे कदम लेगी। तो फॉर एग्जांपल एक कदम इधर होगा तो अगला मैक्सिमम कदम भी उसका इधर जा सकता है। ठीक है, या इधर से इधर जाएगा तो मैक्सिमम इधर जा सकता है, इधर से इधर जाएगा तो मैक्सिमम इधर जा सकता है, या इधर जा सकता है। तो जो चींटी है जिसके छोटे छोटे कदम है, मैक्सिमम कदम ही बहुत छोटा है, वो इतना ही मैक्सिमम कदम को लेके चल सकती है। और इसी जगह पे अगर मैं कोई और जानवर ले लूं, फॉर एग्जांपल किसके लिए लिया जाए जो कि बड़े बड़े कदम रखता है, एलिफेंट। एलिफेंट को ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर एलिफेंट लेंगे तो डेफिनेटली उसका एक अगर पाँव यहाँ होगा तो दूसरा में भी इधर हो, तीसरा में भी, मतलब इधर से अगर मूव करेगा तो इधर होगा। तो ये दूर दूर इसकी एटलीस्ट मेजरमेंट दूर दूर होंगी। ये बात समझ में आ गई है? जी सर। ओके गुड। चलें, ये आपने अपने माइंड में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी की तरफ। अब प्रिसिजन का मतलब होता है एन मुताबिक, लेकिन एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो हमें रिक्वायर्ड है, दुरुस्तगी कितना एक्चुअल है, जितना हमें चाहिए उसके करीब कितना है। तो इसकी सिंपल सी एग्जांपल हम देख लेते हैं पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग में। आपको पता है, इसको डॉट बोर्ड कहते हैं। हमें एक्चुअल रिक्वायर्ड क्या होता है, कहाँ पे हमने फॉल कहाँ पे करना होता है, जो चीज़ हमने जो चीज़ हमने रिक्वायर्ड है होती है कि वो हमारे पास जो तीर है वो इधर आके फॉल करे, यहाँ पे आके। अच्छा, अब ये जो मेजरमेंट है, इधर से शुरू करने से पहले मैं इधर से शुरू करता हूँ। अब ये जो मेजरमेंट है, ये वाली जो मेजरमेंट है, यहाँ पे जो हमारे पास 4 वैल्यूज आ रही हैं, इनको अगर हम देखें तो ना ही तो ये इसके करीब हैं और ना ही ये आपस में करीब करीब हैं। तो ये मेजरमेंट ना ही प्रिसाइज है और ना ही एक्यूरेट है। लेकिन इनकी बात की जाए, इन पॉइंट्स की बात की जाए अगर, तो ये एक्चुअल जहां पे हमें मेजर करना है उसके करीब है, लेकिन खुद बहुत दूर दूर है। कहने का मकसद कि ये प्रिसाइज तो नहीं है, लेकिन एक्यूरेट है, दुरुस्त है, जहां पे एक्चुअल वैल्यू के करीब करीब है ये जो 4 मेजरमेंट्स हैं। इसी तरह इसकी अगर बात की जाए तो ये खुद मेजरमेंट्स अपने करीब करीब हैं, लेकिन ये एक्चुअल मेजरमेंट से जहां पे आपको वैल्यू आनी चाहिए उससे दूर है। तो मकसद, ये प्रिसाइज तो है लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। लेकिन ऐसी वैल्यू जो कि आपकी एक्चुअल वैल्यू पे भी फॉल कर रही हो, और उनकी जो अपनी वैल्यूज का डिफरेंस है वो भी बहुत करीब करीब हो, वो बहुत कम हो, तो वो प्रिसाइज भी होगी, वो एक्यूरेट भी होगी। अच्छा, अब मुझे ये बात बताएं कि इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की बात करें, तो जिसका लीस्ट काउंट कम होगा, तो क्या उनकी वैल्यूज की जो मेजरमेंट होगी वो करीब करीब नहीं होगी, एज कंपेयर टू जिनका लीस्ट काउंट ज्यादा हो, तो उनकी जो वैल्यूज का डिफरेंस होगा वो ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है?
बिल्कुल इसी तरह जैसे कि एक चींटी की कदम थे और एक एलिफेंट के कदम थे। अब चींटी का तो लीस्ट जो लेंथ है, लीस्ट जो मूव करने का स्टेप है वो ही छोटा है, मतलब कि उसका लीस्ट काउंट, कम से कम मेजर करने की जो एबिलिटी है वो कम है। तो इसका मतलब है उसकी जो वैल्यूज होंगी वो क्लोज क्लोज होंगी। तो इससे क्लियर पता चल रहा है कि ऐसी डिवाइस या ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट कम होगा वो ज्यादा प्रिसाइज होगी, क्योंकि प्रिसाइज का मतलब ही ये है कि वो वैल्यूज आपस में बहुत करीब होनी चाहिए। चाहे वो एक्यूरेट हैं या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपस में उनको करीब करीब होना चाहिए। तो वो मेजरमेंट क्या होगी? प्रिसाइज। ये बात क्लियर होगी है? यस सर। ओके। अब हम यहाँ पे एक चीज यहाँ पे डन कर सकते हैं। जो प्रिसिजन है दैट इज बिलोंग टू द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसीलिए क्योंकि डिवाइस की अंदर की अनसर्टेनिटी है, क्योंकि डिवाइस उससे नीचे नाप ही नहीं सकती, उससे नीचे मेजर ही नहीं कर सकती। इसको कहने का मकसद ये है कि ये बिलोंग करती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से। और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एक्चुअली क्या है? इट इज द अनसर्टेनिटी विच इज एक्चुअली द लीस्ट काउंट। तो हम सिंपल कह सकते हैं द पर्सियन इज एक्चुअली बिलोंग टू द डिवाइस। अब मैं यहां से क्विक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, पर्सियन किसकी ज्यादा होगी? मीटर रॉड की, वर्नियर कैलिपर की, या स्क्रू गेज की? स्क्रू गेज की। डेफिनेटली, बिकॉज ये जो पर्सियन है ये रिलेट करती है जस्ट और जस्ट लीस्ट काउंट के साथ, किसी और चीज के साथ रिलेट नहीं करती। ओके, ये तो बात क्लियर हो गई। क्या नो सर? जी जी, उमर शहजाद, यू कैन स्पीक। ओके, हाँ चलते हैं, उधर ही जा रहे हैं। तो जो पर्सियन है दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी ये है कि आप जो मेजरमेंट करना चाह रहे हैं उसके करीब कितनी कितनी आपके पास वैल्यू है, तो वो मोर एक्यूरेट होगी। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक्यूरेट का मतलब है कि जो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है या जो एक्चुअल वैल्यू है उसके करीब कितनी वैल्यू है, तो वो एक्यूरेट होगी। ओके। अब जैसे कि हमने बात की कि प्रेसिजन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ बिलोंग करती है, जो एक्यूरेसी है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ बिलोंग करती है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि आपने कोई ना कोई चीज मेजर की है और उसके अंदर से आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली है। फॉर एग्जांपल, आपने मीटर रॉड से मेजर किया है, ये वाली जो एग्जांपल है, आपने मीटर रॉड से मेजर किया है 25.5 सेंटीमीटर। जब आपने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकाली तो आप लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय द मेजरमेंट करेंगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। और अगर आप उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो यू विल गेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब ये जो अनसर्टेनिटी है ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट आगे जाने से पहले मैं एक और काम कर लेता हूं। मैं इसी मेजरमेंट को फॉर सिंपलिसिटी, मैं इसी मेजरमेंट को मैं वर्नियर कैलिपर से मेजर करता हूँ। जैसे कि इसने वर्नियर कैलिपर से मेजर किया लेकिन उसने मेजरमेंट और की है, इसी मेजरमेंट को मैं वर्नियर कैलिपर से मेजर करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल उसका लीस्ट काउंट है हमारे पास 0.01 डिवाइडेड बाय यही मेजरमेंट जो कि 25.5 है। तो डेफिनेटली मेरे पास क्या आंसर आएगा इसका? डेफिनेटली 0 बड़ा है तो हमारे पास आ जाएगा 0.0004। ओके, इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.04%। ठीक है। तो अब यहां पे बहुत चीज क्लियर हो रही है कि अगर सेम मेजरमेंट हो, डिवाइसेस डिफरेंट हों, तो जिसकी जो जो प्रिसाइज होगा इंस्ट्रूमेंट उसकी एक्यूरेसी भी ज्यादा होगी अगर मेजरमेंट सेम कर रहे हैं। लेकिन अगर मेजरमेंट और हो रही है, अब यहाँ पे मेजरमेंट ही और है, तो अगर आप उसको वर्नियर कैलिपर से मेजर कर रहे हो तो जब आप उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हो तो वो डिफरेंट आ जाएगी, वो ज्यादा भी आ सकती है। ठीक है, तो मैं इसको कंक्लूड करता हूं। एक तो थी प्रेसिजन जो कि लीस्ट काउंट के साथ कनेक्टेड थी और उसका कोई मेजरमेंट से लेना देना नहीं था, तो प्रेसिजन इज एक्चुअली बिलोंग टू द लीस्ट काउंट। लेकिन जो एक्यूरेसी है वो डेफिनेटली बिलोंग करती है कि आप मेजर क्या कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअली बिलोंग कर रही है परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। ओके, तो फिर कहने का मकसद ये, इफ
the measurement is same, तो फिर जिसकी प्रेसिजन ज्यादा होगी, सॉरी, जिसकी प्रेसिजन ज्यादा होगी वो एक्यूरेट भी होगा। ठीक है, वो एक्यूरेट भी होगा। लेकिन अगर आप मेजरमेंट और कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इसमें आप मेजरमेंट कर रहे हो 0.45, तो फिर आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी और आ सकती है। तो फिर आपकी मे बी वर्नियर कैलिपर भी लेस प्रिसाइज, लेस एक्यूरेट हो एज कम्पेयर टू द मीटर रॉड। अच्छा, ये बात क्लियर होगी है, तो फिर आगे चलते हैं। यू कैन सिंपली से, यू कैन मुझे डायरेक्टली कह सकते हैं कि सर नहीं पता चला क्या कहा आपने, या यहां से नहीं पता चला। सर एक्यूरेसी को काइंडली थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें, ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रही है। ठीक है। एक्यूरेट क्या है? एक्यूरेट क्या है कि एक्यूरेट आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ अटैच है, कि जितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज्यादा होगा, जितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी उतनी आपकी वैल्यू लेस एक्यूरेट होगी। मतलब जितनी फीसद गैर यकीनियत होगी उतनी वैल्यू लेस एक्यूरेट होगी। ठीक है, जैसे कि इसमें आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी जस्ट 0.4% है, तो ये मोर एक्यूरेट है एज कंपेयर टू दिस वन। लेकिन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इससे तो ये कंफर्म हो रहा है कि जो वर्नियर है, वर्नियर जो स्केल है, वर्नियर कैलिपर है, वो लेस एक्यूरेट है देन मीटर रॉड। लेकिन ये कंप्लीटली रॉन्ग है अगर आपके पास सेम मेजरमेंट हो। ये डिफरेंट मेजरमेंट पे डिफरेंट रिजल्ट आ सकते हैं। मैं कहने का मकसद मेरा ये था कि अगर मेजरमेंट आपके पास जो वैल्यू है वो सेम है, तो फिर जो अब जो डिवाइस प्रिसाइज होगी वो एक्यूरेट भी मेजर करेगी। हाँ, अगर मेजरमेंट ही चेंज कर दो तो फिर डेफिनेटली आप रेशो लोगे तो जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी वो लेस एक्यूरेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस। ओके, अब इसको इसको यहां पे कंक्लूड कर लेते हैं कि प्रेसिजन, a precise measurement is the one which has less absolute uncertainty, या हम ये कह सकते हैं कि जिसका लीस्ट काउंट कम है। तो जो जिसका लीस्ट काउंट कम, उसकी प्रिसीजन ज्यादा। और यहाँ पे एक और चीज मजे की बात है कि जिसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होंगे वो प्रिसाइज होगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देखें, मीटर रॉड के पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो यहाँ पे 1 है, जबकि आपके पास लीस्ट जो वर्नियर कैलिपर है उसके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हैं 2। तो ये मोर प्रिसाइज है एज कंपेयर टू द मीटर रॉड, और ऐसे स्क्रू गेज भी होगा। ओके, अब दूसरी बात ये है, एंड द एक्यूरेट मेजरमेंट इज द वन विच हैज लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी और एरर। तो जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी वो मोर एक्यूरेट होगा। ओके, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, चले आगे चलते हैं फिर। अच्छा, कल भी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर एक बंदे को बात बताई है, उसने 2 बातें लगाई हैं, तो उसने ही वो बात आगे बताई है, तो 2 बातें उसने लगा दी, तो टोटल जो है वो मैक्सिमम 4 बातें लग सकती हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर मैंने एक सिंपल एक लेंथ मेजर की है, जो कि है फॉर एग्जांपल इसके अकॉर्डिंग ही मैं कह लेता हूँ कि 10.5 है, और उसके अंदर जो गैर यकीनियत है वो ±0.1 सेंटीमीटर आ सकता है। अब मैंने एक और मेजरमेंट की है जो कि कितनी है, 26.8, और उसके अंदर भी ±0.1 आ सकता है। अब मैं जब इनको ऐड करूंगा तो मैक्सिमम जो अनसर्टेनिटी आ सकती है वो ये है कि मे बी इसने भी 0.01 ज्यादा मेजर किया हो, और मे बी इसने भी 0.01 ज्यादा मेजर किया हो। तो इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं जमा करूंगा तो जो मेरे पास गैर यकीनियत जो अनसर्टेनिटीज होंगी वो डेफिनेटली डबल हो जाएंगी। ठीक है, तो जो बातें लगने का जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल 2 बातें एक बंदे ने लगाई, 2 बातें एक बंदे ने, तो मैक्सिमम जो
हम उस पर बिलीव कर सकते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा कितनी बातें लग सकती हैं, तो 4 लग सकती हैं। वो कैसे लगी हैं? 2 पिछली बातें और 2 अगली बातें, वो दोनों मिला के 4 बातें। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास जो अनसर्टनिटीज होती हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टनिटीज जो होती हैं, वो ऐड हो जाती हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टनिटीज की बात हो रही है। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हों दो वैल्यूज को, तो फिर उनकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी वो ऐड होगी। फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी सॉरी वोल्टेज है, उसकी अनसर्टेनिटी इतनी है। करंट मेजर किया है, उसकी अनसर्टेनिटी इतनी है। लेकिन अगर हम उससे फाइंड करें रेजिस्टेंस को, तो हम देखेंगे उसमें कितनी अनसर्टेनिटी होगी। तो उससे पहले हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी पड़ेगी इन दोनों में। तो सिंपल क्या है कि जितनी अनसर्टेनिटी है डिवाइडेड बाय द मेजरमेंट, जितनी आपने मेजरमेंट की है, तो वो आपके पास आ जाएगा 2%। और ऐसे ही आपके पास जो करंट की आ जाएगी वो आ जाएगी 6%। अब सिंपली जो आपके पास रेजिस्टेंस में अनसर्टेनिटी आएगी वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम सिंपली ये कह सकते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो ऐड कर देनी चाहिए। तो सिंपल 6 + 2 हमारे पास आ जाएगा 8%। अब ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसा फार्मूला दे दिया गया है, उसमें बता दिया कि आपके पास ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, तो जो फाइनल वैल्यू होगी उसमें कितनी अनसर्टेनिटी होगी, तो यू कैन सिंपली यूज दैट थिंग। अब आगे आता है पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर में बहुत मजे की बात है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। क्योंकि अगर ये हमारे पास एक वॉल्यूम का फार्मूला है, ये किसके वॉल्यूम का फार्मूला वैसे किसी को याद है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ना भाई, इतना रॉन्ग वॉल्यूम कैसे? ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। वॉल्यूम ऑफ ओके। इतना रॉन्ग कैसे? क्योंकि ये पाई शरीफ कह रहा है कि भाई मैं गोल चीज की कोई चीज ले लगता शकता हूँ, ठीक है, क्योंकि पाई जब भी आएगा तो हमारे सिलेंडर पास कोई। हम्म। सिलेंडर का अल्लाह अकबर। स्फीयर का सर। डेफिनेटली दैट इज फियर। ओके, अब ये देखें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है। मैं आपको फिर से, मैंने अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बताया है कि देर इज अ न्यू डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, कि आप इंटेलिजेंट हो या नहीं। और दैट डेफिनेशन इज वेरी वेरी क्लियर एंड वेरी रियल। वो ये कि इंटेलिजेंस इज टू रिमेंबर ऑल प्रीवियस नॉलेज दैट यू हैव स्टडीड, या मैक्सिमम प्रीवियस नॉलेज दैट यू हैव स्टडीड। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस फॉर्मूले को पढ़ा है, यू जस्ट क्या कह सकते हैं ना कि आप उसको भूल गए। तो उस भूल जाने की वजह से कि आपको इस टाइम जो भी आप कह रहे होंगे कि आपको लगेगा कि ये मतलब आप को याद नहीं है, या आप जैसे कह सकते हो कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो फॉर एग्जाम्पल। लेकिन ऐसा नहीं है। अब जब आप चीज़ों को पढ़ते हो और उसको याद रखते हो, और टेक्निकली वे के साथ याद रखते हो कि उसके रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो मैं उसको भी सॉल्व कर सकूं, तो दैट इज इंटेलिजेंस। और कोई भी इंटेलिजेंस नहीं है। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन की यहाँ पे कोटेशन याद आ रही है, जो कि मुझे यहाँ पे बतानी जरूरी है। वो कहता है, आई एम नॉट काइंड ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन। कोटेशन की मफहूम ही है, ही जस्ट से कि आई एम पैशनेटली क्यूरियस अबाउट द थिंग्स। तो वो जस्ट पैशनेटली क्यूरियस होता है कि ये कैसे की चीज की जा सकती है। इवन उसकी एक वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम इन्वेंशन में से एक जनरल रिलेटिविटी है, और उसकी मैथमेटिक्स उसने नहीं की। उसने जस्ट मैथमेटिक्स को यूज किया, और जितनी भी मैथमेटिक्स उसने यूज की वो रीमानियन ज्योमेट्री थी, रीमान ज्योमेट्री थी जो कि उसने सारी यूज की। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपको प्रीवियस नॉलेज याद होगा तो यू आर इंटेलिजेंट। किसी ने नहीं पूछना कि तुमने कल याद किया था, तुमने 2 साल पहले याद किया था, या तुमने अभी सुबह रिवाइज किया है। तो रिवाइज करते रहोगे तो इंटेलिजेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब इसको मैं थोड़े और तरीके से लिख लेता हूँ। आर इंटू आर। अब आर एक्चुअली क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर आर में अनसर्टनिटी 2 होगी, तो डेफिनेटली वॉल्यूम में परसेंटेज अनसर्टनिटी क्या होगी? ऐड होगी। तो 2 + 2 + 2 तो आ जाएगी 6। तो इसका मतलब है जब हमारे पास पावर होगी, तो हमने सिंपली उस पावर के साथ उस क्वांटिटी की अनसर्टेनिटी को, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई कर देना। सिंपल, जैसे कि यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है रेडियस में 0.4, तो जो वॉल्यूम में आएगी तो वो
4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे जितनी उसकी पावर है, तो उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ये बिल्कुल क्लियर बात है। ओके, अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली, फॉर अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स। जब आपके पास एक से ज्यादा मेजरमेंट्स हैं और उनकी एवरेज वैल्यू में कैसे निकालेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी, कैसे निकालेंगे, तो उसके रूल्स हैं, बस सिंपली आपने फॉलो करने। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द मेजर वैल्यू, जितनी भी आपके वैल्यूज हैं उनकी एवरेज वैल्यू निकाल लें। फिर फाइंड द डेविएशन, उस एवरेज वैल्यू से पिछली जितनी वैल्यूज हैं उनकी डेविएशन निकालने के कितनी वेरी कर रही हैं, डेविएशन ऑफ ईच मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। फिर क्या करें, द मीन डेविएशन इज द अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू। फिर उस डेविएशन का मीन ले लें तो आपके पास अनसर्टेनिटी आ जाएगी एवरेज वैल्यू की। सिंपल, आपके पास ये एक नंबर ऑफ मेजरमेंट्स दी हुई हैं, इनको आपने पहले क्या करना है, ऐड कर लेना है। कर लिया जी ऐड, फिर उनको 6 से डिवाइड कर लेना है तो आपको एवरेज शरीफ मिल जाएगी। अब एवरेज शरीफ से सारों की डेविएशन फाइंड करनी है। कैसे डेविएशन फाइंड करनी है कि ये जो पहली मेरे पास मेजरमेंट है ये इससे कितनी डेविएट कर रही है, तो पॉजिटिव साइन रखना है, साइन को उड़ा देना है, साइन को नहीं लिखना उसके अंदर। तो ये 2.1 है तो ये 2.0 है, सॉरी 1.21 है तो ये 2.0 है, तो डेफिनेटली इतनी डेविएट करी है, अगली इतनी डेविएट करी है, सारी मिला के इतनी डेविएशन पे आ गई है। ओके, इन डेविएशंस को फिर ऐड करके एवरेज ले लेनी है। तो वो जो एवरेज आएगी वो आपके पास अनसर्टेनिटी होगी मीन वैल्यू के अंदर। दैट इज क्लियर। अब इससे एमसीक्यूज बन सकते हैं और बनेंगे डिफरेंट वे के साथ, तो यू हैव टू सॉल्व इट। तो चलते हैं फिर कोई क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि आप उसको आंसर करते हो या नहीं। ओके, अब आपने आंसर करना है। इफ अ मेजरमेंट इज क्लोजर टू द एक्चुअल वैल्यू, दैट मेजरमेंट इज कॉल्ड व्हाट। अगर एक मेजरमेंट है Accuracy. वो क्या होगी, प्रिसाइज होगी, एक्यूरेट होगी, रियल होगी, नन ऑफ दिस। Accuracy. Accurate होगी सर। ओके, दैट इज गुड। तो आपके पास एक्यूरेट होगी अगर वो एक्चुअल वैल्यू के करीब है। ठीक है, ओके, दैट इज गुड। ये सिंपल सा था। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम एंड द मास इज गिवन बाय 4 and 3। ओके, मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है वो 4% है। ओके, हमें उसने परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी है, और जो मास है उसमें हमारे पास 3 है। ओके, which of the following is the maximum uncertainty in the measurement of its kinetic energy। ओ काइनेटिक एनर्जी है, अब क्या करें। तो कोई बताएगा काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है। P²/2m। ओहो, दैट इज गुड। तो ये बड़ा मजे का एक्सप्रेशन है, P²/2m। वैसे हम अगर हमें याद हो तो हम लिख सकते हैं ½ mv², लेकिन इसका एक भाई भी है जो कि ये है, जोड़वा भाई है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं। अब हमने इस फॉर्म में लिखा इसलिए क्योंकि हमारे पास अनसर्टेनिटी इस फॉर्म में है। अच्छा, अब मोमेंटम में कितनी अनसर्टेनिटी है, मोमेंटम में कितनी अनसर्टेनिटी है, 4%। 4। तो क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे, टू पी के 8। स्केयर है तो हमारे पास आ जाएगा 8। मैथ्स में कितनी है, 3, तो इसको हम ऐड 3। कर देंगे 3, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 11। 11%। एंड दैट इज क्लियर। अब यहाँ पे दो चीजें थी, एक ये कि आपको कम से कम काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम फॉर्म में लिखने आती हो, समटाइम ऐसे होता है ये भी नहीं पता होता, तो हम सिंपल इसको कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। कौन सा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होगा, मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, नीड मोर इंफॉर्मेशन। Screw gauge. डेफिनेटली स्क्रू गेज, क्योंकि जिसकी लीस्ट काउंट कम होगा उसकी जो प्रेसिजन है वो ज्यादा होगी। ठीक है, दैट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास डायमेंशंस। अच्छा, अब डायमेंशन को लेके ना दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक डायमेंशन ये कि स्पेस डायमेंशन, जैसे कि मैं ऊपर जा सकता हूँ, मैं नीचे जा सकता हूँ, मैं आगे जा सकता हूँ, मैं पीछे जा सकता हूँ, मैं लेफ्ट जा सकता हूँ, मैं राइट जा सकता हूँ।
दैट इज स्पेस डायमेंशंस। ठीक है, इनको हम स्पेस डायमेंशन की बात करते हैं। एक होती है फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन, लाइक मैंने लेंथ मेजर की मिलीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में, किलोमीटर्स में, लाइट ईयर्स में, ये लेंथ है। अब ये लेंथ एक फिजिकल डायमेंशन है, मतलब लेंथ डायमेंशन है एक। इसी तरह मैकेनिकल अगर देखा जाए तो हमारे पास तीन डायमेंशन हैं जिनके अंदर हम जितनी मैकेनिकल क्वांटिटीज हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेंथ में, लेंथ में हमारे कर सकते हैं, मैथ में कर सकते हैं और टाइम में कर सकते हैं, अगर मैकेनिकल की बात की जाए। लेकिन अगर थर्मोडायनामिक्स को ऐड कर लो तो डेफिनेटली टेम्परेचर आ जाएगा, और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को इंक्लूड कर दो तो डेफिनेटली आपके पास चार्ज भी आ जाएगा। यस, सब वो चार्ज भी कह देते हैं और करंट भी कह देते हैं। ठीक है, तो अगर मैकेनिकली बात की जाए तो तीन डायमेंशन में आप सारी क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकते हो। अब लिखते कैसे हैं, अब देखें, मैंने मीटर में मेजर किया, मिलीमीटर में मेजर किया या किलोमीटर में मेजर किया, है तो लेंथ ही ना, तो हम उसको डिनोट कर देते हैं कैपिटल एल के साथ, स्क्वायर ब्रैकेट से उसकी नोटेशन है। ऐसे ही मैथ को कैपिटल एम के साथ और टाइम को कैपिटल टी के साथ। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसको हम इस डायमेंशन में ले सकते हैं, लेकिन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसकी तरफ, अगर तो एमसीक्यूज में ऐसा लिखा होगा कि इसकी डायमेंशन क्या है तो यू हैव टू फाइंड दैट डायमेंशन। लेकिन सिंपली अगर डायमेंशन देखनी हो कि किसकी डायमेंशन किसके बराबर है, तो बजाय के डायमेंशन निकालने लग जाओ, जस्ट ये देखो कि यूनिट्स बराबर हैं या नहीं है। तो यूनिट्स सिंपली आपके पास डायमेंशन की सब फॉर्म है। फॉर एग्जांपल, अब लेंथ के यूनिट मीटर मिलीमीटर भी हो सकते हैं, सेंटीमीटर भी हो सकते हैं, किलोमीटर भी हो सकते हैं, तो ये यूनिट्स हैं। लेकिन डायमेंशन क्या है, लेंथ ही है। ऐसे ही सेकंड की बात कर सकते हैं, टाइम की बात कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी आपके पास यूनिट्स अलग चीज है और डायमेंशन अलग चीज है। लेकिन अगर मैं सिंपली आपसे पूछ लूं कि क्या, कि यस, कि मैं मोमेंटम इनटू पोजीशन करूं तो मेरे पास क्या डायमेंशन आएंगी, तो बजाय कि मैं लंबी कहानी करूं तो मुझे हैजनबर्ग प्रिंसिपल अगर याद हो, अगर आपको भी याद हो, तो मुझे पता है ये इसके बराबर होता है h/2 पाई के। ठीक है, h/2 पाई के प्लस इक्वल टू एन ग्रेटर देन। तो एज की जो डायमेंशन होती है वो जूल सेकंड की होती है। ठीक है, तो हम इसकी डायमेंशन सिंपली कह सकते हैं कि एनर्जी इनटू टाइम की डायमेंशन आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम डायमेंशन को भी डिस्कस करते हैं। लाजमी नहीं है कि हम इन्हीं के साथ डील करें, ये मैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बात कर रहा हूँ। ओके, अब एक और यहाँ पे बड़ी मजे की बात है, वो बहुत मजे की बात है। मजे की बात यह है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं टाइम के अंदर मैथ्स को ऐड कर दूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। या मैं मैथ्स के अंदर वेलोसिटी को ऐड कर दूं। तो जब भी आपके पास फिजिकल इक्वेशन लिखी जाएगी वो डायमेंशनली करेक्ट होगी। डायमेंशनली करेक्ट का मतलब ये होगा कि अगर इस बराबर के इस साइड पे नेट जो आपके पास डायमेंशन बन रही है वो टाइम की है, तो इस साइड पे भी नेट डायमेंशन आपके पास टाइम की ही होगी। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। दूसरी बात, इसे आप चेक किया कर सकते हैं कि कोई कौन सी इक्वेशन ठीक है या नहीं ठीक। लेकिन एक और बात मजे की है कि हम इससे पॉसिबल फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। अब इस ड्राइव करने से पहले मैं आपको सिंपल सी एक मिसाल दे देता हूँ कि मेरे पास ये क्या है, ये क्या बन गया, ये चले माल्टा क्या लेते हैं, और ये मेरे पास क्या है, ये आम क्या लेते हैं, और और क्या बनाए, चलो ये बना लेते हैं, ये समझ लें कि आम पाइनएप्पल है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मेरे पास है 4 ऑरेंज हैं, 5 मैंगोज हैं एंड 7 पाइनएप्पल्स हैं। तो जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे मेरे पास ऑरेंज है और ये ए ऑरेंज है, प्लस बी मैंगोज हैं और सी मेरे पास पाइनएप्पल्स हैं। तो मुझे अब बताएं कि ए की यहाँ पे क्या वैल्यू होगी। जो ए लिखा है मैंने उसकी क्या वैल्यू होगी। हम्म 1 सर। है 4. 4, क्योंकि
अगर मेरे पास इक्वेशन के इस साइड पे 4 ऑरेंज हैं तो डेफिनेटली इस साइड पे भी 4 ऑरेंज ही होंगे। तो एक जो मेरे पास है तो डेफिनेटली किसके बराबर आ जाएगा, 4 के। ऐसी मेरे पास बी की क्या वैल्यू होगी, 5. 5. 5 की, दैट इज गुड। और ऐसी मेरे पास सी की क्या वैल्यू होगी, 7. 7, दैट इज 7. क्लियर। अब जैसे हम ऐसे इसको कंपेयर किया, बिल्कुल ऐसे ही डायमेंशंस को भी कंपेयर करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं कि वो कह रहा है कि ड्राइविंग द पॉसिबल फार्मूला ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब इसमें हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं, थीटा है, लेंथ है, मास है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो हमारे पास लेंथ है, मास ऑफ द बॉब है, एंगल है और एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है। अब हम पॉसिबल फार्मूला फाइंड करना चाहते हैं तो डायमेंशनल एनालिसिस से हम इसको फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली। वैसे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये कतन ही जरूरी नहीं है, लेकिन जस्ट मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हम सिंपली कह लेते हैं कि जो टाइम पीरियड है, हमें नहीं पता किसके डायरेक्टली है किसके डायरेक्टली नहीं है, हम सिंपली टाइम पीरियड कह लेते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एल थीटा एंड जी, और उनकी पर पावर हमने ए बी सी डी रैंडमली दे दी। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब हम डायमेंशन में इसको लिख लेते हैं। अब जो टाइम की डायमेंशन क्या है, हम उसको टी में लिखते हैं। कांस्टेंट को हमने कांस्टेंट रख लिया, हमें इसका कोई पता नहीं है। अब मैस की डायमेंशन क्या है, कैपिटल एम है। लेंथ की डायमेंशन क्या है, कैपिटल एल है। थीटा की डायमेंशन क्या बनती है, मैंने कल बताया था, एल ओवर आर। ये भी लेंथ में आएगा और ये भी लेंथ में आएगा, एंड ये शुड बी फोर्थ, ये खत्म हो जाएगा। तो एल माइनस एल इसकी डायमेंशन आ जाएगी। और ऐसे ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास होती है मीटर पर सेकंड में। तो डेफिनेटली मीटर को हम लिखेंगे एल में और सेकंड को लिखेंगे टी में। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी किसकी, जी की। अच्छा, अब इसमें हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। कैसे सिंप्लीफाई कर लिया कि यहाँ पे हमारे पास कोई एल है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। यस, चलें इसको ऐसे ही रख देने देते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखें, इस साइड पे हमारे पास टाइम है, तो टाइम की जो पावर है वो 1 है, ये क्लियर है कि बात। यहाँ पे हमारे पास कोई लेंथ है नहीं है, इसकी पावर क्या होगी, 0। यहाँ पे हमारे पास कोई मैस है नहीं है, इसकी पावर क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अब हमने बस इसको कंपेयर कर लिया, इस साइड पे टाइम को सारों को ऐड कर लिया और इसके इक्वल कर लिया। ऐसे ही इस साइड पे मैथ हमारे पास कोई नहीं है तो मैथ की पावर 0 करके उसके इक्वल कर लिया। ऐसे ही लेंथ हमारे पास यहाँ पे नहीं है, इसको पावर 0 करके इसके इक्वल कर लिया। अब हमने किया क्या, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, यहाँ पे टाइम लग जाएगा। हमने किया क्या, हमने इनकी पावर को कंपेयर किया कि 2d बराबर 1 के, यहाँ पे 1 आएगा सॉरी, -2d बराबर 1 के है। ऐसे ही हमारे पास जो डी की वैल्यू आ जाएगी वो ये आ जाएगी, ए की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये सारी कैलकुलेट करने के बाद हम इन वैल्यूज को ऊपर वाले इस फॉर्मूले में 1.1 में पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। अब ये डेफिनेटली वही बता रही है कि जो हमारे पास वैल्यू आती है टाइम पीरियड की सिंपल पेंडुलम में, लेकिन कांस्टेंट के बारे में इसने कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। तो हम डायमेंशन एनालिसिस में कभी भी ये नहीं बता सकते कि कांस्टेंट की क्या वैल्यू है, क्योंकि ये जस्ट प्रोपोर्शनैलिटी को बताएगी कि डायमेंशनली इक्वेशन कैसे करेक्ट होगी। अच्छा, अब एक क्विक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, कौन सी डायमेंशनली करेक्ट है, ए बी सी एंड डी। यू हैव 30 सेकेंड्स। ए। ए, गुड। कौन कौन कहता है ए है, हम्म, A. ए। और कोई, डी सी है ऑप्शन। सर, कौन, सी डी ऑप्शन। ऑप्शन आएगा। सी 1 डी, and 2. 1 एंड 2, वाओ, मजे सी मजे के, ऑप्शन। मजे मजे के जवाब। अच्छा, दैट वाज द ट्रैप, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो कि हम देखते हैं। ये भी लग रहा था गलत है क्योंकि 3/4 यहाँ पे आ रहा है।
ये तो कभी देखी नहीं, ये भी हमारे माइंड से निकल गया। तो जस्ट हमने डायमेंशनली करेक्ट देखनी थी, ठीक है। डायमेंशनली करेक्ट करने का मतलब है ई, मरियम जमाल, दैट इज गुड, दैट इज गुड, यू डिड करेक्ट। तो इसमें जो एक्चुअल आंसर था वो था ऑप्शन ई, क्योंकि डायमेंशनली देखना था। चले देख लेते हैं। 2 मिनट्स टू गो। उसके बाद मैं ज्वाइन करवाने की जरूरत आई होप नहीं पड़ेगी, इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसमें इस साइड पे लेंथ है, मीटर, वेलोसिटी मीटर में होती है, तो मीटर पर सेकंड, और टाइम को सेकंड के साथ करें तो ये भी डायमेंशन लेंथ की आ रही है। प्लस एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्केयर आता है, तो टाइम को भी देखा जाए तो सेकंड स्केयर में आता है, तो ये भी डायमेंशन लेंथ की आ रही है। तो इसका मतलब है लेंथ लेंथ में ऐड होकर लेंथ की इक्वल आ रही है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। बिल्कुल इसी तरह ये हमारे पास भी लेंथ ही देगी, ये भी लेंथ ही देगी। 3/4 से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डायमेंशनली हम ये नहीं देख रहे कि उसके साथ कौन सी वैल्यू ऐड है, कि हम डायमेंशनली बस चेक कर रहे हैं। तो ये भी ठीक है। अब पी टी ओवर एम देख लेते हैं। तो इसके अंदर भी एस लेंथ में आ जाएगा, ये हमें पहले पता लेंथ के बराबर है। तो प्लस पी टी, मोमेंटम को किस तरह लिखते हैं, एम वी, ठीक है। एम वी का मतलब ये है कि मैस, मैस इनटू वी कैसे लिखेंगे हम, लेंथ ओवर टाइम, ओके। और फिर ये जो टी है इसका टाइम, और जो जो मैस है इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो मैस मैस से कट जाएगा, टी टी से कट जाएगा। ओ यस ये भी लेंथ की है। तो तीनों की तीनों ठीक है। तो द आंसर वाज ऑल अबव। तो बाकी सारे क्या हैं, वो रॉन्ग हैं, ओके। If I cut a tennis ball into 4 equal pieces of radius r, the solid angle of the one of the 4 pieces from inside, क्या आएगा? इसके क्या ऑप्शन होगा? B option. बी ऑप्शन, दैट इज करेक्ट। बिकॉज अगर हम 4 पाई